हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 30th ऑफ जनवरी 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 जनवरी के द हिंदू के एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये है AISHE रिपोर्ट। इसके अनुसार स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट जो है हायर स्टडीज़ में ये बढ़ गया है 7.5% से 2020 से 21 का डेटा अगर हम लोग देखें। AISHE मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, बस ओ हटा दो, AISHE डेटा आ गया। आपको याद नहीं रखना, बस एक माइंड में ओवरऑल आइडिया रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर यहाँ मिराज और सुकोई का जो डेटा है वो रिकवर हो चुका है। आपको पता होगा मोरेना में, मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं ये वहाँ पे क्रैश हो गई थी। तो इसके जो वो होते हैं डेटा वगैरह ये रिकवर हो चुके हैं। ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें क्रैश होने से पहले जो भी बातें करी गई थी उस फ्लाइट इसके फाइटर जेट के अंदर, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती है ताकि पता लगाया जाए कि कैसे ये चीज़ें हुई थी, कैसे ये क्रैश हुआ था, क्या डिफ़ॉल्ट आया था। बस आपको इतना सा याद रखना है। मिराज और सुखई ये याद नहीं रखना, बस बेसिकली आइडिया होनी चाहिए क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आपको एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ फिर मनरेगा को लेके जो एडिटोरियल है ये आया हुआ है। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बताया गया है उससे पहले आपको जानना है मनरेगा क्या होता है। ये मनरेगा MG नरेगा आप बोल लो इसे। MG नरेगा में MG वर्ड 2009 में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले मनरेगा, ये नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जो है ये 2005 में एक्ट पास हुई थी और फरवरी 2006 में लॉन्च की गई थी हमारे देश के अंदर। इसके तहत 100 दिन का जो काम है इसको प्रोवाइड कराया जाना, ये किसी को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि BPL होना चाहिए, कोई भी और जो आपके पास कार्ड है वो होना चाहिए, कोई भी पर्सन इसे कर सकता है। ये 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है ये एक्ट के थ्रू। MG वर्ड 2 अक्टूबर 2009 में जोड़ा गया महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के समय इसे संबोधित करने के लिए। अब इसमें इस पूरा आर्टिकल में दिया क्या हुआ है, इस पूरा का पूरा आर्टिकल में दिया हुआ है जो MG नरेगा यानी कि MG नरेगा जो हमारा स्कीम है, ये स्कीम सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है। इसमें कई सारे डिफेक्ट्स हैं, कई सारे फॉल इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉल कि इसमें सबसे पहला तो वेज, जो वेज होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम है, 264 रुपया 205 रुपया ये फीमेल को और ये मेल को। दूसरा यहाँ पे जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। सेम काम ये फीमेल भी कर रही है और ये मेल भी कर रहे हैं, लेकिन फीमेल को कम पैसे दी जा रही है और मेल को ज़्यादा पैसे दी जा रही है। जेंडर गैप भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है जो मनरेगा स्कीम है इसके सही से फंक्शन नहीं करने के लिए। तीसरा यहाँ जो इसमें जो वेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस स्कीम के तहत, तो ये काफ़ी लेट से प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिससे काम हो गया तो इसको फंडिंग सही समय पे मिलती नहीं है। फंडिंग नहीं मिलती है तो वेजलर जो लेबरर है या फिर जो भी काम करते हैं उनको सही समय पे पैसे नहीं मिल पाते हैं, और ये डेली लेबरर होते हैं। 205 रुपये 264 रुपये इसी से इनके घर के खर्चे चलते हैं। इस कारण से ये जो वेजलर है, ये लेबरर है, ये इसको छोड़ के दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, दूसरे काम को करना पसंद करते हैं, ना कि MG नरेगा में काम करना पसंद करते हैं। इस कारण से ये पूरा का पूरा जो हमारा स्कीम है MG नरेगा ये कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रही है। इस कारण से ये जो तीनों राइटर्स हैं यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखी है। बिहार की कुछ केस बताए हुए हैं, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप नरेगा कब लॉन्च हुआ था, MG वर्ड कब जोड़ा गया था, क्या होते हैं इसमें 100 डेज़ का गारंटी वर्क जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये पैसे याद नहीं रखने एक दिन में कितने होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में ही देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ है, हाल ही में US की एक रिसर्च शॉर्ट सेलिंग कंपनी, शॉर्ट सेलर है, इसका नाम है हिंडनबर्ग। ये क्या करती है, ये काफ़ी सारे जो कंपनीज़ की रिपोर्ट्स को एनालाइज करके पब्लिश करती है। तो हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी ग्रुप है हमारा, अडानी ग्रुप, इस कंपनी की रिपोर्ट्स को एनालाइज करके पब्लिश करी है। इन्होंने बताया कि यहाँ जो स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे ख़रीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं ये इलीगल है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, CS वगैरह का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप का एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें हो पाए। यानी कि ओवरऑल अडानी ग्रुप का यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को आपको मिलेगा हिंडनबर्ग जो रिसर्च है इसके द्वारा। बस इसी को लेके ये सारी बात यहाँ पे आर्टिकल में कही गई है। अडानी ग्रुप भी इसके अगेंस्ट इन्होंने भी कुछ बातें कही है। ये बातें चलते जाएगा, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लेना है। बाकी हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च कहाँ की है, USA की, ये न्यूज़ में है, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, अडानी ग्रुप का चेयरमैन आप गौतम अडानी बोल सकते हो। गौतम अडानी ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट
थर्ड रिचेस्ट पर्सन था, घट के अभी 7th नंबर पे आ गया है। बस यही कारण से इनके जो शेयर्स वगैरह है मार्केट के वो घट गए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के यहाँ पे टर्म्स यूज किए गए हैं, आपको उसमें नहीं फंसना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें आपका वेस्ट हो जाएगा इसको समझने में और पढ़ने में। जहाँ भी चीज़ें डिफिकल्ट लगे ना उसको छोड़ दो, क्योंकि आप ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर है तो आप इसे पढ़िए, उसमें टाइम दीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये चीज़ें समझने से आपका दूसरा सब्जेक्ट भी है वहाँ पे भी आपको फोकस देना है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर पढ़ना है अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमारा, इससे रिलेटेड। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इंडिया, पहले न्यूज़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने, हमारे देश ने कॉल किया मॉडिफाई करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को। यानी कि इंडिया ने क्या किया, नोटिस भेजा है, जिसके साथ हम इंडस वाटर ट्रीटी किए थे। किसके साथ किए थे, पाकिस्तान के साथ। यानी कि इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है कि 60 डेज के अंदर अंदर ये कुछ हरकतें कर रही है पाकिस्तान, इसको अगर कंट्रोल में नहीं किया गया उनके द्वारा तो इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ये नोटिस पाकिस्तान को भेजा गया है। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो हमारा इंडस रिवर है इसकी सिस्टम को देखना होगा ज्योग्राफिकली, यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस स्टेट से बहते हुए किस कंट्री में ये जाती है, इसको देखना है। इसके लिए मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैप में आपको दिखाई देगा ये इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे ये जो रिवर है ये ऐसी जा रही है, ये इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु नदी अगर हम हिंदी में बोले। और ये झेलम नदी यहाँ से ऐसे बहते हुए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए फिर इधर जाती है, इंडस रिवर में मिल जाती है। ये बॉर्डर हमारा वो पीओके वाला बॉर्डर है, ओरिजिनल बॉर्डर हमारा यहाँ पे है। फिर उसके बाद चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो पंच नद है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पाँचों नदी और ये इंडस रिवर और इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी, इन सभी को मिला के हम लोग इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से इधर गंगा रिवर सिस्टम, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आती है। तो इंडस रिवर सिस्टम में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पाकिस्तान के साथ हम लोग किए थे 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कराची में ये ट्रीटी साइन किया गया था। इसके तहत क्या हुआ था कि ऊपर का जो 3 रिवर है इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी का 20% पानी भारत यूज करेगा। बट नीचे के जो 3 रिवर है यानी कि चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का पानी 80% इंडिया यूज करेगा, बाकी 20% भारत यूज करेगा। बस इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि साइन की गई थी इस ट्रीटी के तहत कि यहाँ पे इंडिया कोई कुछ भी हरकतें करे, यानी कि डैम वगैरह कुछ भी बनाए तो पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें जो थी वो लिमिटेड में इंडिया को करना है इस ट्रीटी के तहत। ये सारी बातें इस ट्रीटी के तहत साइन हुई थी। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या मतलब हो रहा है जो जिस कारण से ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही है। हुआ ये है कि इंडिया जो है ये डैम डेवलप कर रही है, यानी कि डैम बना रही है। एक यहाँ चिनाब रिवर पे और एक यहाँ झेलम रिवर पे। यहाँ पे झेलम रिवर पे जो झेलम रिवर यहाँ से निकलती है ना, अनंतनाग एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से निकलती है और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जाके मिल जाती है चिनाब रिवर में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कौन सा रिवर बनाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, तो वो झेलम रिवर है। ठीक है, झेलम नदी। अच्छा, यहाँ पे ये डैम यहाँ पे एक और एक चिनाब में, ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर का, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है, यानी कि इस नदी का नाम है किशनगंगा नदी। तो यहाँ पे जो डैम बना रहे हैं हम लोग इसे कहते हैं किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी कि किशनगंगा डैम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में हम लोग करेंगे। इसी के साथ चेनाब पे यहाँ पे रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे, यानी कि रटले डैम बेसिकली बना रहे हैं। तो इस कारण ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान, इसके लिए इसके अगेंस्ट क्या करी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत हम लोगों ने जो चीज़ें की थी कि अगर कोई ये ट्रीटी की अवहेलना करे तो ये वर्ल्ड बैंक, ये ट्रीटी जो बेसिकली साइन किया गया था वर्ल्ड बैंक के बिचौलिया के तहत, आप एक बोल सकते हो मीडिएटर के तहत, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन कराने वाला वर्ल्ड बैंक था। तो ये जो चीज़ें अभी हो रही है, यानी कि इसके अगेंस्ट तो पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है कि यहाँ पे इंडिया डैम बना रहा है। हालांकि इंडिया यहाँ पे जो बेसिक नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ये कर रही है, जो भी ट्रीटी के तहत साइन हुआ था उसके बेसिस पे ये चीज़ें कर रही है। इंडिया बोल रही है कि आप आके देख लो, ये बिल्कुल सही जो ट्रीटी के तहत साइन हुआ था उसके तहत हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं है, ये डायरेक्ट जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह में, जहाँ पे आर्बिट्रेटर जो था इंडस वाटर ट्रीटी का, उनके पास की ये इंडिया यहाँ पे गलत कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन वगैरह लीजिए, इन सब चीज़ों को लेके। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये न्यूज़ में है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्या क्या न्यूज़ में है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था, 1960 में साइन किया गया था।
1960 में। इंडस रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिवर आते हैं? इंडस रिवर आता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज रिवर। बस इतना याद रखना है। इंडस रिवर जो ये कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एक ग्लेशियर है लद्दाख में, ये ग्लेशियर का नाम है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी इधर निकल के इधर चली जाती है और इंडस रिवर निकल के इधर चली जाती है। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये है कमांड जो है पोस्टिंग्स फॉर वीमेन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। ये वीमेन ऑफिसर जो है, वीमेन ऑफिसर के रैंक, ये बेसिकली ये है क्या आर्टिकल में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो वीमेन है, वीमेन को इंडियन आर्मी में पहले अलाउ नहीं किया जाता था, बट कुछ साल पहले अलाउ किया गया। तो अलाउ किया गया तो अभी तक कहाँ तक, किस पोस्ट तक अलाउ किया गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट तक, लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट तक। लेकिन अब इसे बढ़ा के कर्नल के पोस्ट तक वीमेन को अलाउ किया गया है इंडियन आर्मी के अंदर। वो भी कब? ये जो कर्नल पोस्ट के अंदर अलाउ की गई है, ये की गई है कॉम्बैट में, कॉम्बैट में नहीं की गई है, यानी कि जो लड़ाई होती है बेसिकली दूसरी कंट्री के साथ या भी कहीं भी, तो वहाँ पे वीमेन को नहीं भेजा जाएगा। यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पोस्ट पे वुमेन को अलाउ की गई है। इसके बारे में ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। बात यहाँ पे इंडियन आर्मी की हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, एक होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो आते हैं इसे इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स, और होम मिनिस्ट्री के जो अंदर आते हैं ये सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF जिसे आप बोलते हो। CAPF के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? ये BSF जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर की हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद SSB सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर के साथ रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। ITBP, नेक्स्ट ITBP मतलब इंडियन तिब्बतो बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये चाइना के साथ लगे हुए रहते हैं हमारे बॉर्डर से। इसके बाद आसाम राइफल्स जो कि म्यांमार बॉर्डर पे होते हैं, आसाम राइफल्स। और इसके बाद जो कंट्री के अंदर होती है ये CRPF, कहीं भी दंगा वगैरह कुछ हो जाए तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को भेजा जाता है। उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज है, हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां हैं या फिर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो रहते हैं वो CISF रहते हैं। इसके बाद NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि टोटल 7 CAPFs हैं, और ये सारे के सारे CAPFs होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, ये कितने हैं? 3, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 होते हैं। बात यहाँ पे आर्मी की जा रही है, तो आर्मी हम लोगों ने तो हाल ही में हम लोगों ने 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया है। ओके, आर्मी की रैंक जो है ना, ये आप जब एक पेपर उठा के देखना, CGL 2019 का पेपर जो कि 5 मार्च इवनिंग शिफ्ट में 2020 में कंडक्ट हुआ था, वहाँ पे रीजनिंग के अंदर एक ऐसा ही आर्मी की रैंकिंग जो है 4 या 5 ऐसे पोस्ट दिए हुए थे, उसको रैंक करना था, यानी कि शुरुआत से लेके, यानी कि लोअर रैंक से लेके ऊपर के रैंक तक करना था। मतलब कि आपको आर्मी की रैंकिंग्स जो है ना ये याद होनी चाहिए, इसकी पोस्ट की रैंकिंग। बाकी एयरफोर्स और नेवी की रैंकिंग मैंने आज तक एग्जाम में नहीं देखा है, किसी भी एग्जाम में नहीं देखा, तो आर्मी की रैंकिंग आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। यानी कि जब आप NDA का एग्ज़ाम दोगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें पहले वीमेन अलाउ नहीं था, अब वीमेन को भी अलाउ किया गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर इसकी एग्ज़ाम देने के लिए। और जब आप NDA का एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहला पोस्ट जो आपको मिलेगा वो होगा लेफ्टिनेंट। अच्छा, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, LIEUTENANT। लेफ्टिनेंट के बाद जब आप प्रमोट होकर जाओगे तो ये कैप्टन होगा। कैप्टन पता है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि कारगिल 1999 में एक महान सिद्धि हासिल की थी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी। हाँ, देन कैप्टन, लेफ्टिनेंट के बाद कहाँ? कैप्टन। फिर आप थर्ड पोस्ट जो है ये मेजर। टोटल 10 पोस्ट्स होते हैं, 10 में से 9 ही ज़्यादातर जा पाते हैं। अभी जो आर्मी के हेड है वो 9वीं पोस्ट पे हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। सबसे पहला लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, देन आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर 5वां नंबर पे कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और 9वें नंबर पे जनरल, और 10वें नंबर पे फील्ड मार्शल, FIELD फील्ड मार्शल के पद पे, यानी कि इस पोस्ट पे मात्र 2 ही लोग अभी तक गए हैं, एक KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ, ये दोनों अभी तक गए हैं, KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ। बाकी जनरल के पोस्ट तक जो आर्मी के हेड होते हैं, जो चीफ है, अभी कौन है? मनोज पांडे जी। तो जनरल मनोज पांडे जी, यानी कि इनका पोस्ट जो है ये जनरल की पोस्ट पे है, जनरल मनोज पांडे जी। ये आर्मी की पोस्ट आपको याद होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है ये डिमेंशिया से रिलेटेड। डिमेंशिया क्या होती है? भूलने की बीमारी। यानी कि डिमेंशिया क्या होता है? ये बीमारी का नाम नहीं हुआ, बीमारी का नाम हुआ अल्जाइमर्स डिजीज़। काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, अल्जाइमर्स डिजीज़, ALZIMER डिजीज़। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज़ ये डिमेंशिया एक स्टेट हुआ, यानी कि जो भी भूलते हैं वो क्या हो जाता है? अल्जाइमर्स डिजीज़ की कैटेगरी में आता है।
तो डिमेंशिया क्या है, द नेचर ऑफ द डिजीज, हाउ इट प्रोग्रेस एंड वेज यू कैन हेल्प अदर्स, इनके बारे में बताई गई है ये पूरी की पूरी आर्टिकल में। डिमेंशिया कैसे है, क्या होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है या क्यूरेबल है या नहीं है, जिसको डिमेंशिया हो जाती है वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे किस तरीके से रहते हैं वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। आपको ये पढ़ना है, पढ़ के एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, वो एक अलग लेवल की होगी। आपको अगर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिमेंशिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बस आपको याद रखना है। जैसे ये जो है इश्यू की जाती है एल्डरली में, यानी कि बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर ये जो डिमेंशिया है यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये पाया जाता है। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ में कंफ्यूज मत होना है। डिमेंशिया क्या है, भूलना एक अवस्था है ना, और इस अवस्था से होने वाले रोग को, होने वाली बीमारी को, उसे हम लोग अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। ओके, ये क्रोनिक डिजीज़ होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला डिजीज़ होता है। ये जो अफेक्ट करता है मेमोरी और या फिर थिंकिंग लेवल जो है, या फिर कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज और जो भी जजमेंट वगैरह है, इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर देता है। यानी कि जिनको भी डिमेंशिया होगा वो लर्निंग कैपेसिटी उसकी घट जाएगी, जजमेंट देने की कैपेसिटी घट जाएगी, यानी कि बातों पे विचार करके सोच के जो निष्कर्ष है उसे नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पे ये डिमेंशिया जो है अफेक्ट करती है। यानी कि बेसिकली ओवरऑल बोले तो भूलने की बीमारी, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो डिमेंशिया का। इसका कारण क्या होता है, क्यों हो जाती है डिमेंशिया? जब भी ब्रेन में यानी कि सिर पे चोट वगैरह लगे, चोट लगने से वहाँ का जो सेल्स होता है वो मर जाता है, यानी सेल्स की डेथ हो जाती है। सेल्स की डेथ होती है, वहाँ पे एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ने लगता है, यानी कि गांठ तरीके की बनने लगती है। इसी कारण से डिमेंशिया यहाँ पे हो जाती है। ओके, इसके अलावा भी होती है, HIV इन्फेक्शन वगैरह से भी होती है डिमेंशिया, इंजरी वगैरह, ब्रेन में चोट वगैरह लगने से भी होती है, ये तो बात है मैंने अभी आपको बताया। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी कोई भी ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है डिमेंशिया का या फिर अल्जाइमर्स डिजीज़ का। और ये ट्रीटमेंट पे जो रिसर्च वगैरह है ये अभी चल रही है। ओके, आई थिंक डिमेंशिया के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली। ये न्यूज़पेपर में ना जो डिजीज़ है, पर्टिकुलरली काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। कुछ दिन पहले जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे MR वैक्सीन चलाई जा रही थी, मीजल्स रूबेला वैक्सीन। इससे पहले डायबिटीज़ के बारे में एक दिन मैंने आपको बताया था, डायबिटीज़ के बारे में एक आर्टिकल आया था, है ना। तो इस तरीके से डिजीज़ के बारे में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो डिजीज़ के बारे में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाती है। बस मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस किया ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती है, किस चीज़ को अफेक्ट करने से डिमेंशिया होती है या फिर अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है बॉडी के किस ऑर्गन पे प्रभाव पड़ने से, यानी कि दुष्प्रभाव पड़ने से होती है। ऑप्शन में 4 ऑप्शंस रहेंगे, लीवर, किडनी, ब्रेन और एक कुछ दिया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पे इजीली टिक कर पाओगे, ब्रेन में जो इफेक्ट है होने से अल्जाइमर डिजीज़ होता है। ओके, अब जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका क्या पोजीशन है, यानी कि कौन कौन से लोगों में हो पाती है, कितने मिलियन लोगों में हुआ है, क्या इसका अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल में दिया हुआ है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, इसी से रिलेटेड आज जो है 30 जनवरी है, और 30 जनवरी में पता है ना नेशनल क्या मनाते हैं, नेशनल लिटरेसी डे। महात्मा गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं नेशनल लिटरेसी डे। अच्छा, वर्ल्ड लिटरेसी डे भी मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, यानी कि जनवरी माह का अंतिम रविवार को वर्ल्ड लेप्रेसी डे हम लोग मनाते हैं। और इस बार की बात ये है कि दोनों दिन यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे और नेशनल लेप्रेसी डे 30 तारीख को ही आ रहा है, 30 जनवरी को ही मनाई जा रही है, क्योंकि संडे भी 30 जनवरी को पड़ रहा है। इस कारण से लेप्रेसी के बारे में आर्टिकल आया हुआ है, हम लोग लेप्रेसी के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको लेप्रेसी के बारे में भी देखने को मिलेगा। लेप्रेसी जो है ना ये क्या होती है, लेप्रेसी होती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पहले ये जान लो आप। सिम्टम्स होते हैं जो पैचेस आ जाना, रेड लाल रंग के पैचेस, लाल धब्बे बॉडी में आ जाना, ये सिम्टम्स हैं लेप्रेसी के। इसके साथ साथ स्किन पे ये आ जाना लाल धब्बे, और जो आर्म्स वगैरह है या फिर लेग्स वगैरह है ये सब मूड वगैरह आ जाना, वेट वगैरह लॉस होना, ये लेप्रेसी के सिम्टम्स है। और लेप्रेसी की बात करें तो ये आखिर होता क्या चीज़ से है। लेप्रेसी जो है ये होता है एक बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लीप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लीप्रेई, ये बैक्टीरिया से लेप्रोसी जो है ये होता है। यानी कि एग्जाम में आता है लेप्रोसी काउज बाय किन चीज़ों से काउज होता है, वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, प्रोटोजोआ, फंगी। तो आपको क्या ऑप्शन में टिक करना है, बैक्टीरिया ऑप्शन में टिक करना है। ओके, ये हो गया लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी का एक और नाम होता है, यानी कि इनसे हम दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं। ये नाम क्या है, हैंसन्स डिजीज़, HANSEN' डिजीज़, हैंसन्स का डिजीज़ लेप्रोसी का दूसरा नाम।
लेप्रेसी को मिटाने के लिए यानी इसे इरेडिकेट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने काफ़ी प्रयत्न किए थे। इस कारण से हम लोग महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे उसे संबोधित करने के लिए इस दिन को हम लोग लेप्रेसी डे मनाते हैं। ओके, और ये फैलाव की बात करें तो ये फैलता कैसे है? ये जो ड्रॉपलेट्स वगैरह जब आप सांस लेते हो, ड्रॉपलेट्स ब्रीथिंग ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि सांस लेने के बाद या फिर छींकने विकने के बाद जो ड्रॉपलेट्स निकल के आते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई जो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है उसकी बॉडी में जाए, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो उन्हें भी ये हो सकता है। क्या चीज़? लेप्रोसी। लेप्रोसी का इमेज मैं आपको अगर दिखाऊं तो आगे एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल में दिया हुआ है। यहाँ देखो आप, ये जो देख रहे हो ये लेप्रेसी, ये पर्सन जो है लेप्रेसी से अफेक्टेड है। इसके हाथ वगैरह ये सिकुड़ जाना, काफ़ी ज़्यादा ये भयानक डिजीज़ होता है थोड़ा सा, लेप्रेसी। ओके, बट ये क्यूरेबल है ना, क्यूरेबल है लेप्रेसी। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, आई होप ये सारे के सारे आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने उन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगा कोई भी आर्टिकल जो है जो कि मुझे यहाँ पे अभी डिस्कस करनी चाहिए वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।